हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आप देख रहे हैं सर्चिंग साइज, वो चैनल जहां हम सर्च करते हैं डीप इनसाइट्स, ऐसे किताबों से जो आपका दिमाग और नजरिया दोनों हिला देंगी। और आज हम डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं एक ऐसी ही गेम चेंजिंग बुक, फ्रेडरिक शावर की थिंकिंग लाइक अ लॉयर। अगर आप 100 लोगों से पूछेंगे कि लॉ क्या है, तो ज्यादातर कहेंगे कि ये रूल्स की एक किताब है। लेकिन अगर ऐसा है तो 3 साल या 5 साल लॉ स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या बस ये समझना चाहते हैं कि जजेस, लॉयर्स और लॉ एक्चुअली कैसे काम करता है, तो अगले 30 मिनट आपके पर्सपेक्टिव को बदल देंगे। तो एंड तक बने रहना। और अगर आप सर्चिंग साइज फैमिली का हिस्सा नहीं है तो वो सब्सक्राइब बटन आपको पता है क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, लॉ स्कूल जाते ही प्रोफेसर्स कहते हैं वी विल टीच यू टू थिंक लाइक अ लॉयर। पर इसका मतलब क्या है? क्या लॉयर आम इंसानों से अलग तरीके से सोचते हैं? क्या उनके पास कोई स्पेशल मेंटल टूल किट है, या ये बस एक फैंसी तरीका है बोलने का कि आपको अच्छे से सोचना सिखाएंगे? अगर आप 100 लोगों से पूछेंगे कि लॉ क्या है, तो ज्यादातर कहेंगे कि ये रूल्स की एक किताब है। लेकिन अगर ऐसा है तो 3 साल या 5 साल लॉ स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? रूल्स तो गूगल पे भी मिल जाते हैं। दोस्तों, आज हम डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं एक ऐसी किताब जो लॉ के इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को रिवील करती है। ये है फ्रेडरिक शावर की थिंकिंग लाइक अ लॉयर, अ न्यू इंट्रोडक्शन टू लीगल रीजनिंग। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या बस ये समझना चाहते हैं कि जजेस, लॉयर्स और लॉ एक्चुअली कैसे काम करता है, तो अगले 30 मिनट आपके पर्सपेक्टिव को बदल देंगे। चैप्टर 1, क्या लीगल रीजनिंग अलग है? इज देयर लीगल रीजनिंग? तो सबसे बड़ा सवाल, क्या थिंकिंग लाइक अ लॉयर सच में कोई अलग चीज है? शावर कहते हैं यस, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ऐसा नहीं है कि जो टूल्स लॉयर्स यूज करते हैं वो बाकी दुनिया यूज नहीं करती। हम सब अपनी लाइफ में रूल्स फॉलो करते हैं, पास्ट डिसीजंस यानी प्रेसिडेंट से सीखते हैं और अथॉरिटी की बात मानते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क है कंसंट्रेशन का। शावर का पहला पंच है, लॉ एक ऐसी फील्ड है जहां ये मेथड्स सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मेथड्स आपको अक्सर सबसे अच्छे या सबसे सही सोल्यूशन से दूर ले जाते हैं। शॉकिंग लगा? सोचिए, लॉ का गोल हमेशा इस पर्टिकुलर केस में परफेक्ट जस्टिस करना नहीं है। लॉ का गोल है प्रेडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी, द रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस लॉक केस। एक कंपनी को एक लैंड क्लेम फाइल करना था। लॉ कहता था कि फाइलिंग प्रायर टू December 31 होनी चाहिए। उस कंपनी ने December 31 को फाइल किया। अब कॉमन सेंस कहता है कि लॉ मेकर्स का मतलब था ऑन और बिफोर December 31। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉरी, प्रायर टू का मतलब है बिफोर, आप लेट हैं। क्या ये अनफेयर था? बिल्कुल। क्या ये सही डिसीजन था? शायद नहीं। पर क्या ये लीगल डिसीजन था? बिल्कुल। यही है लीगल रीजनिंग का कोर। ये फॉर्मेलिटी को वैल्यू देता है। ये रूल के टेक्स्ट को फॉलो करता है, भले ही उस एक केस में रिजल्ट अबसर्ड लगे। क्योंकि अगर जज हर बार कॉमन सेंस के लिए रूल को बेंड करेगा तो रूल का पॉइंट ही क्या रह जाएगा। चैप्टर 2 रूल्स के बारे में है और ये लॉ का फाउंडेशन है। हर रूल के पीछे एक बैकग्राउंड जस्टिफिकेशन या रैशनल होता है। जैसे स्पीड लिमिट 55 का रैशनल है सेफ्टी। लेकिन शावर कहते हैं कि लॉ में रूल का टेक्स्ट उसके रैशनल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप एकदम सेफ खाली हाईवे पे अपनी हाईटेक कार में 70 mph पे जा रहे हैं और पुलिस आपको पकड़ती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो सेफ ड्राइव कर रहा था। आपको टिकट मिलेगा। क्यों? बिकॉज आपने सेफ्टी के रैशनल को नहीं बल्कि 55 mph के रूल को तोड़ा है। इसे कहते हैं रूल की रूलनेस। अब रूल्स हमेशा परफेक्ट नहीं होते, इसीलिए शावर 2 कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ओवर इंक्लूसिव और अंडर इंक्लूसिव। ओवर इंक्लूसिव का मतलब है रूल जरूरत से ज्यादा कवर करता है। जैसे स्पीड लिमिट 55 रूल उस सेफ ड्राइवर को भी पकड़ लेता है जो 70 पे सेफ था। अंडर इंक्लूसिव का मतलब है रूल जरूरत से कम कवर करता है। अगर नो व्हीकल्स इन द पार्क का रैशनल नॉइस पोल्यूशन रोकना है, तो ये रूल एकदम शांत साइलेंट इलेक्ट्रिक कार को तो ओवर इंक्लूड कर लेगा, लेकिन एक जोर जोर से ट्रम्पेट बजाने वाले इंसान को अंडर इंक्लूड करेगा क्योंकि वो व्हीकल नहीं है। कोर वर्सेस पेनम्ब्रा, द सिलेक्शन इफेक्ट। यहीं पे आता है HLA हार्ट का सबसे फेमस एग्जांपल, नो व्हीकल्स इन द पार्क।
शॉवर कहते हैं कि हर रूल का एक कोर, क्लियर मीनिंग और एक पेनम्ब्रा, फजी एज होता है। कोर, एक टोयोटा कैमरी पार्क में आती है, ये क्लियरली एक व्हीकल है, रूल अप्लाई होगा, ये इजी केस है। पेनम्ब्रा, एक बच्चा अपनी बाइसिकल चला रहा है, एक माँ बेबी स्ट्रोलर लेके आई है, कुछ लोग स्केट बोर्ड चला रहे हैं, क्या ये व्हीकल्स हैं? यहाँ रूल अनक्लियर है, इसे हार्ड केस कहते हैं। और अब आता है सबसे बड़ा इंसाइट, द सिलेक्शन इफेक्ट। शॉवर कहते हैं कि इजी केसेस, टोयोटा कैमरी वाले कभी कोर्ट जाते ही नहीं, वो पहले ही सेटल हो जाते हैं। कोर्ट में कौन से केस जाते हैं? सिर्फ हार्ड केसेस, वो जो पेनम्ब्रा में होते हैं, बाइसिकल स्केटबोर्ड वाले। इसका रिजल्ट, लॉ स्टूडेंट्स और लॉयर्स दिन भर सिर्फ हार्ड केस पढ़ते हैं और उन्हें लगने लगता है कि लॉ हमेशा ही अनक्लियर और कंफ्यूजिंग है, जबकि रियल वर्ल्ड में 99% लॉ कोर में ऑपरेट करता है और एकदम क्लियर होता है। ये सिलेक्शन इफेक्ट लॉ के बारे में हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग को स्क्यू कर देता है। चैप्टर 3 और 4 प्रेसिडेंट यानी कि पास्ट डिसीजंस और अथॉरिटी यानी कि उन्हें फॉलो करने की ड्यूटी पे बात करते हैं। और ये लॉ का सबसे स्ट्रेंज आइडिया है। प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं कि हम पास्ट से सीख रहे हैं। अगर मैं एक अंडा यानी कि एग 6 मिनट उबालता हूँ और वो परफेक्ट बनता है और अगली बार भी 6 मिनट उबालता हूँ, तो ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये लर्निंग है। मैं 6 मिनट इसलिए उबाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है 6 मिनट सही टाइम है। प्रेसिडेंट का असली मतलब है एक पास्ट डिसीजन को फॉलो करना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डिसाइड हो चुका है, भले ही आपको 100% लगे कि वो डिसीजन गलत था। क्यों? वही स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी। शॉवर 2 तरह के प्रेसिडेंट बताते हैं। वर्टिकल प्रेसिडेंट, लोअर कोर्ट को हमेशा अपने से ऊपर वाले यानी कि हायर कोर्ट का डिसीजन मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इग्नोर नहीं कर सकता। ये सिंपल हायरार्की है। हॉरिजॉन्टल प्रेसिडेंट यानी कि स्टेरे डिसाइसिस, एक कोर्ट अपने खुद के पुराने डिसीजन से बंधा होता है। सुप्रीम कोर्ट को अपने ही 50 साल पुराने डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा, भले ही आज के जजेस उससे अग्री ना करें। अथॉरिटी को बिकॉज आई सेड सो और बिकॉज दैट वाज अग्रीड अपॉन इन प्रीवियस डिसीजंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जज एक गलत डिसीजन को क्यों फॉलो करेगा? बिकॉज वो डिसीजन अथॉरिटेटिव है। चैप्टर 4 का कोर कॉन्सेप्ट है कंटेंट इंडिपेंडेंस। लॉ में अथॉरिटी कंटेंट इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब है आप रूल को इसलिए फॉलो नहीं करते कि वो अच्छा, स्मार्ट या लॉजिकल है। आप उसे फॉलो करते हो क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सोर्स से आया है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। ये बिल्कुल आपके पेरेंट्स के बिकॉज आई सेड सो आर्ग्यूमेंट जैसा है। जब रीजन फेल हो जाता है तो अथॉरिटी मतलब स्टेटस पिक्चर में आती है। होल्डिंग वर्सेस डिक्टा का लॉयर की चालाकी। तो अगर आपको एक पुराना केस यानी प्रेसिडेंट फॉलो नहीं करना, तो आप क्या करोगे? यहाँ लॉयर्स होल्डिंग वर्सेस डिक्टा का गेम खेलते हैं। होल्डिंग या रेशियो डिसिडेंडी, ये केस का वो कोर लीगल प्रिंसिपल है जो डिसीजन लेने के लिए जरूरी था। ये बाइंडिंग होता है। डिक्टा यानी ऑबिटर डिक्टम, ये वो बातें हैं जो जज ने बाय द वे बोल दी, जिनकी जरूरत डिसीजन के लिए नहीं थी। ये बाइंडिंग नहीं होता। एग्जाम्पल, फ्लड वर्सेस कून केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसबॉल को एंटी ट्रस्ट लॉस से एग्जेम्प्ट रखा। ये होल्डिंग था। लेकिन जस्टिस ब्लैकमन ने अपने ओपिनियन में 2 पेज बेसबॉल के ग्रेट प्लेयर्स और हिस्ट्री पे लिख दिए। ये डिक्टा था। असली बैटल ग्राउंड ये है। लॉयर ए कहेगा कि उसके फेवर की बात होल्डिंग है, लॉयर बी कहेगा नहीं और ऑनर, ये तो बस डिक्टा है। शॉवर कहते हैं कि प्रैक्टिकल टर्म्स में डिक्टा भी बहुत पावरफुल होता है। चैप्टर 5 एनालॉजी का धोखा, द ट्रिक ऑफ एनालॉजी। लोग सोचते हैं कि प्रेसिडेंट और एनालॉजी सेम चीज है। शॉवर कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये बहुत क्रूशियल डिफरेंस है। प्रेसिडेंट कॉन्स्ट्रेनिंग होता है, जज को मजबूर करता है। जज रो वी वेड को इसलिए फॉलो नहीं करता क्योंकि उसे वो पसंद है, वो इसलिए फॉलो करता है क्योंकि वो एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट है। एनालॉजी पर्सुएसिव होती है, जज मजबूर नहीं है। एक लॉयर एनालॉजी को चूज करता है जज को मनाने के लिए। जैसे सेम सेक्स मैरिज को जस्टिफाई करने के लिए लॉयर्स ने लविंग वी वर्जीनिया, जिसमें इंटररेशियल मैरिज को लीगल किया गया था, की एनालॉजी यूज की। उन्होंने कहा कि देखिए ये केस भी वैसा ही है। वो जज को मना रहे थे, मजबूर नहीं कर रहे थे। चैप्टर 6 और 10 लॉ कैसे बनता है, रूल्स वर्सेस स्टैंडर्ड्स। दुनिया में बेसिकली 2 तरह के लीगल सिस्टम्स हैं। सिविल लॉ, जहां सब कुछ एक कोड में लिखा होता है, जैसे फ्रांस, जर्मनी। जज का काम बस कोड को अप्लाई करना है।
कॉमन लॉ जहां लॉ कोड में नहीं बल्कि जजेस के पुराने केसेस में होता है, जैसे यूके, इंडिया, यूएसए। यहां जजमेंट लॉ सेंट्रल है। कॉमन लॉ वर्क्स इटसेल्फ प्योर, यानी ये केस बाय केस धीरे धीरे इवॉल्व होता है। लेकिन जब जज या पार्लियामेंट लॉ बनाते हैं तो उनके पास चैप्टर 10 के हिसाब से 2 ऑप्शंस होते हैं, एक रूल बनाएं या एक स्टैंडर्ड बनाएं। ये इस बुक का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है। रूल प्रिसाइज, कॉन्क्रीट, स्पेसिफिक होता है। एग्जाम्पल, स्पीड लिमिट 55 mph। स्टैंडर्ड वेग, जनरल, फ्लेक्सिबल होता है। एग्जाम्पल, ड्राइव रीजनेबली एंड प्रूडेंटली। रूल का फायदा क्या है? प्रिडिक्टेबिलिटी, सबको पता है क्या करना है। स्टैंडर्ड का फायदा फ्लेक्सिबिलिटी, जज हर केस के यूनिक फैक्ट्स देख सकता है। पर असली जेम क्या है? डिस्क्रिशन। रूल जज की डिस्क्रिशन यानी पावर को कम करता है। स्टैंडर्ड जज की डिस्क्रिशन को बढ़ाता है। अगर पार्लियामेंट को जजेस पे भरोसा नहीं है तो वो क्लियर रूल्स बनाएगी, अगर भरोसा है तो वो वेग स्टैंडर्ड्स बनाएगी और जजेस को डिसाइड करने देगी। ये लॉ मेकिंग का सबसे बड़ा पॉलिटिकल टूल है। चैप्टर 7 द बॉम्ब। क्या ये सब एक ढोंग है? लीगल रियलिज्म। तो क्या ये सारा सिस्टम, ये रूल्स, ये प्रेसिडेंट्स सब एक ढोंग है? क्या लॉ बस एक पर्दा है जिसके पीछे जजेस अपने मनमानी करते हैं? यहाँ आती है लीगल रियलिज्म की एंट्री। ये 1930s का एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था। थिंकर्स जैसे जेरोम फ्रैंक और कार्ल ल्यूवेलन ने कहा कि जजेस जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जज पहले केस देखता है और अपने हंच यानी इंट्यूशन के बेसिस पे डिसाइड करता है कि किसे जीतना चाहिए। ये हंच उसके पॉलिटिक्स, उसके पर्सनल बिलीव्स, उसके मूड या जैसा कि फेमस कैरिकेचर है उसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था पे डिपेंड कर सकता है। डिसीजन लेने के बाद जज लॉ बुक्स खोलता है और फिर वो अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए, अपने हंच को रैशनलाइज करने के लिए रूल्स और प्रेसिडेंट्स ढूंढता है। द डुएलिंग कैनन्स में कार्ल ल्यूवेलन ने इसे बेहतर तरीके से समझाया। उसने कहा कि लॉ इनडिटर्मिनेट है, यानी उसका कोई एक मतलब नहीं है, क्योंकि लॉ में हर आर्ग्यूमेंट के लिए एक रूल है और उसके खिलाफ भी एक रूल है। इसे वो थ्रस्ट एंड पैरी या डुएलिंग कैनन्स कहते हैं। एक कैनन कहता है कि स्टैट्यूट की प्लेन मीनिंग फॉलो करो, जैसे लॉक केस। दूसरा कैनन कहता है कि प्लेन मीनिंग को इग्नोर करो अगर रिजल्ट अब्सर्ड है, जैसे होली ट्रिनिटी केस। तो जज के पास हमेशा चॉइस होती है, वो अपने हंच को सपोर्ट करने के लिए कोई भी कैनन उठा सकता है। इसका मतलब लॉ इतना फ्लेक्सिबल है कि जज जो चाहे वो जस्टिफाई कर सकता है। लीगल रियलिज्म का कहना है कि थिंकिंग लाइक अ लॉयर का असली मतलब ये समझना है कि पेपर रूल्स यानी जो किताब में हैं और रियल रूल्स जो जजेस एक्चुअली फॉलो करते हैं, इनमें बहुत फर्क है। आज भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जिन्हें एटीट्यूडनलिस्ट कहते हैं, डेटा से दिखाते हैं कि यूएस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस 90% उनके जजेस की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यानी कंजर्वेटिव या लिबरल से मैच करते हैं, किताबी लॉ से नहीं। चैप्टर 11 और 12 फैक्ट, अनसर्टेनिटी और बर्डन ऑफ प्रूफ से डील करते हैं। चैप्टर 11 बताता है कि अपेलेट कोर्ट्स जो कहते हैं हम सिर्फ लॉ देखते हैं, अक्सर फैक्ट्स भी डिसाइड करते हैं। जैसे ब्राउन वी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में सुप्रीम कोर्ट ने साइकोलॉजिकल स्टडीज यानी सोशल फैक्ट्स पे रिलाई किया, ये कहने के लिए कि सेग्रीगेशन बुरा है। और चैप्टर 12 बताता है कि लॉ अनसर्टेनिटी से कैसे डील करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ के जरिए। ये सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, ये लॉ की वैल्यूज दिखाता है। क्रिमिनल केस में बर्डन है बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट यानी अप्रॉक्स 95%। क्यों? क्योंकि लॉ मानता है कि 10 बेगुनाह छूट जाएं पर एक बेगुनाह को सजा ना हो। बेटर टू लेट 10 गिल्टी गो फ्री देन पनिश 1 इनोसेंट। सिविल केस में बर्डन है प्रिपॉन्डरेंस ऑफ द एविडेंस, बस 50.1%, क्योंकि लॉ मानता है कि प्लेंटिफ का गलत तरीके से हार जाना उतना ही बुरा है जितना डिफेंडेंट का गलत तरीके से हार जाना। आपका बर्डन ऑफ प्रूफ डिसाइड करता है कि गलती का रिस्क यानी एरर कौन उठाएगा। कंक्लूजन, तो हमने क्या सीखा? तो थिंकिंग लाइक अ लॉयर का असली मतलब क्या है? यह फ्रेडरिक शॉवर की ब्रिलियंट समरी है। लॉ हमेशा सही आंसर नहीं ढूंढता, वो अक्सर सही आंसर को सैक्रिफाइस करता है प्रेडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए। रूल की टेक्स्ट यानी फॉर्मेलिटी अक्सर उसके पर्पस यानी स्पिरिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अथॉरिटी को फॉलो करना पड़ता है, भले ही आप उसके कंटेंट से डिसएग्री करें। कंटेंट इंडिपेंडेंस। एनालॉजी एक पर्सुएसिव टूल है जिसे जज के हंच को जस्टिफाई करने के लिए चुना जाता है। और लीगल रियलिज्म हमें हमेशा याद दिलाता है कि लॉ के पर्दे के पीछे हमेशा एक ह्यूमन एलिमेंट यानी पॉलिटिक्स, बायस, आइडियोलॉजी काम कर रहा है। असली लॉयर वो नहीं जो सिर्फ रूल्स जानता है, असली लॉयर वो है जो जानता है कि इन रूल्स को कब यूज करना है,
कब बेंड करना है और कब जज के हंच को अपील करना है। आपको क्या लगता है, क्या लॉ सिर्फ एक गेम है रूल्स और पावर का, या इसमें रियल जस्टिस और सब्सटेंस है? नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस दोस्त के साथ शेयर करें जो लॉ स्कूल जाने की सोच रहा है।